आपके फर्स्ट सेमेस्टर के आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सिलेबस की थर्ड यूनिट न्याय एंड नीति। सेकेंड यूनिट में आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस ऑफ धर्म धम्म एंड दंड को समझा था, विच एक्टेड एज अ फाउंडेशन फॉर इंडियन पॉलिटिकल थॉट फॉर यू। बट इन दिस यूनिट हम मच मोर स्पेसिफिक कंसेप्ट्स देखने वाले हैं रिगार्डिंग न्याय एंड नीति। Broadly, we'll cover all the subtopics of the unit and also be seeing their correlation to ensure conceptual clarity as well as exam preparedness in one shot. आपने कई बार नोटिस तो किया ही होगा when people say कि हमें न्याय मिलना चाहिए या हमें न्याय नहीं मिला। इवन जुडिशरी को भी न्यायपालिका न्यायालय कहते हैं। तो चलिए डेप्थ में समझते हैं इन कंसेप्ट्स को। टुवर्ड्स द एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ PYQs भी देखेंगे, तो लेट्स बिगिन। न्याय और नीति ये दोनों इंडियन पॉलिटिकल थॉट के कोर कंसेप्ट्स हैं जो जस्टिस और एथिकल गवर्नेंस के बीच का पूरा फ्रेमवर्क समझाते हैं। न्याय का मतलब होता है जस्टिस, फेयरनेस और एक ऐसा लिव्ड मॉरल ऑर्डर जिसका लोग अनुभव करते हैं, जबकि नीति का फोकस होता है रूल्स, पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशनल प्रिंसिपल्स पर जो सोसाइटी में न्याय स्थापित करने के लिए बनाए जाते हैं। ये दोनों कंसेप्ट्स एंशिएंट टेक्स्ट जैसे महाभारत, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में डीपली एम्बेडेड हैं। कौटिल्य जैसे थिंकर्स ने नीति को प्रैग्मेटिक गवर्नेंस के लेंस से देखा, जहां पब्लिक वेलफेयर और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का फोकस था। वहीं मॉडर्न थिंकर्स जैसे अमर्त्य सेन और जॉन रॉल्स न्याय के कंसेप्ट को वापस उठाते हैं ताकि रियल वर्ल्ड इनइक्वालिटी और जस्टिस पे बात की जा सके। सबसे खास बात यह है कि इंडियन ट्रेडिशन में सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि कानून बना कैसे, यानी सिर्फ नीति की बात नहीं है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि उसका रिजल्ट जस्ट है या नहीं, जो न्याय की बात है। ये डुअल लेंस है प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव जस्टिस का। आज भी इंडियन डेमोक्रेसी, लॉ और एथिक्स के डिबेट्स का हर्ट है ये। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में न्याय का मतलब सिर्फ लीगल या प्रोसीजरल जस्टिस नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस्ड जस्टिस है जिसमें एथिकल फेयरनेस, रैशनल थॉट और सामाजिक भलाई सब शामिल होते हैं। संस्कृत में न्याय का एक कनेक्शन लॉजिक से भी है, जिसे न्याय दर्शन, इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक कहा जाता है। लेकिन पॉलिटिकल और मॉरल कॉन्टेक्स्ट में ये कंसेप्ट लॉजिक से आगे बढ़कर जस्ट आउटकम्स तक पहुंचता है। यानी न्याय वही है जो लोगों के जीवन में दिखाई दे, महसूस हो, रियलाइज हो। ये प्रोसीजरल जस्टिस से अलग इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ रूल फॉलोइंग नहीं, बल्कि दुख, इनइक्वालिटी और इनजस्टिस के एक्चुअल रिमूवल की बात करता है। एंशिएंट टेक्स्ट्स जैसे महाभारत और मनुस्मृति ने भी न्याय को धर्म के साथ जोड़ा, यानी जस्टिस एज मॉरल ड्यूटी। मॉडर्न थिंकर अमर्त्य सेन भी इसी बात को उठाते हैं कि न्याय का मतलब है जस्टिस एज रियलाइज्ड, नॉट जस्ट एज डिजाइंड। ये कंसेप्ट बताता है कि सही पॉलिसी तभी मीनिंगफुल है जब उसका असर ग्राउंड लेवल पे दिखे। न्याय इज अबाउट जस्टिस दैट्स फेल्ट, विजिबल एंड इंक्लूसिव, जहाँ मोरालिटी, लॉ और गवर्नेंस एक दूसरे से जुड़ते हैं। कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, अपने आइकॉनिक टेक्स्ट अर्थशास्त्र में नीति का सबसे प्रैग्मेटिक और रियलिस्ट वर्जन देते हैं। उनके लिए नीति का मतलब था गवर्नेंस का आर्ट, जिसमें डिप्लोमेसी, डिसिप्लिन, सर्विलांस और लॉ एनफोर्समेंट का फुल यूज होता है। उनका अप्रोच हाईली इंस्ट्रूमेंटल था, जिसका गोल था राज्य की स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और ऑर्डर को इंश्योर करना। रूलर का काम उनके हिसाब से था लोक संग्रह, यानी पब्लिक वेलफेयर को प्रोटेक्ट करना, चाहे उसमें डिसेप्शन हो, एस्पियोनाज हो या पनिशमेंट हो। लेकिन यहाँ एक मिसकंसेप्शन अवॉइड करना ज़रूरी है। कौटिल्य ने सिर्फ रियल पॉलिटिक नहीं दिया, न्याय यानी जस्टिस उनके लिए भी सेंट्रल था। वो कहते हैं कि जस्टिस एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल और इन्फोर्सेबल होना चाहिए। उन्होंने रूल ऑफ लॉ, प्रॉपर ट्रायल्स और कंटेक्स्ट बेस्ड पनिशमेंट्स पे स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया। उनके फ्रेमवर्क में न्याय पॉलिसी का मॉरल कोड बन जाता है और राजा की लेजिटिमेसी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी नीति न्याय को डिलीवर करती है या नहीं। यानी न्याय मेन गोल है और उसको डिलीवर करने का तरीका नीति है। नीति मीन्स है, न्याय एंड है। इसलिए कौटिल्य की थॉट एक पावरफुल सिंथेसिस है जहां पॉलिटिकल नेसेसिटी और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बैलेंस में रखे जाते हैं। कौटिल्य ने जुडिशरी को सिर्फ एक लीगल मशीनरी नहीं,
बल्कि राज्य की मॉरल बैकबोन माना है। और इसलिए जजेस का सिलेक्शन क्लियर और हाई स्टैंडर्ड्स के साथ डिफाइन किया गया है। उनके हिसाब से जज वही बनना चाहिए जिसमें हो मॉरल इंटेग्रिटी, धर्मशास्त्र का ज्ञान, लीगल एक्सपर्टीज और एब्सोल्यूट इम्पार्शियलिटी। बायसेस नहीं होने चाहिए। उन्होंने स्ट्रांगली इंसिस्ट किया कि जज लोभ और भ्रष्टाचार से परे हो, करप्शन का स्कोप बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि उनके डिसीजंस राज्य के लिए डायरेक्टली स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। अगर न्याय में फेथ टूट जाए तो रेबेलियन होता है, रिवोल्ट होता है और सामाजिक पतन तय है। उन्होंने स्ट्रांगली इंसिस्ट किया कि जज करप्ट ना हो, तभी एक स्टेबिलिटी इंश्योर करना पॉसिबल है। कौटिल्य का मॉडल एक मेरिटोक्रेटिक जुडिशरी को प्रमोट करता है, जहां लीगल प्रोसीजर, नीति प्रॉपरली फॉलो की जाती है ताकि इक्विटेबल जजमेंट यानी न्याय मिल सके। और सबसे शार्प बात यह है, उन्होंने ऐसे जजेस के लिए पेनल्टीज तक रिकमेंड की जो अनजस्ट वर्डिक्ट्स देते हैं। यानी उनके लिए अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही क्रूशियल थी, जजेस भी इसके अधीन हैं। उनके नज़र में जस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस सिर्फ कॉस्मिक धर्म का रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल भी था जो पब्लिक ट्रस्ट बनाए रखता था और राज्य को रेबेलियन से बचाता था। न्याय नहीं मिलेगा तो रेबेलियन होके रहेगा। मनुस्मृति में नीति और न्याय दोनों को एक रिलीजियस और हायरार्किकल लेंस से देखा जाता है। मनु के लिए नीति का मतलब है एक ऐसा मॉरल कोड जो हर व्यक्ति के लिए वर्ण और आश्रम के अनुसार होना चाहिए। ये कोड डिफाइन करता है कि किसको क्या ड्यूटी मिलती है, कौन से राइट्स मिलते हैं और किस सिचुएशन में क्या एक्शन अलाउड है, क्या नहीं है। इस तरीके से नीति यहाँ धर्म का एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन जाता है। लेकिन कौटिल्य के फ्लेक्सिबल और प्रैग्मेटिक अप्रोच के कंट्रास्ट में मनु की नीति रिजिड और नॉर्मेटिव है, जिसका गोल है कॉस्मिक ऑर्डर और सोशल हायरार्की को बनाए रखना। न्याय मनु के नजरिए में एक डिवाइनली सैंक्शनड जस्टिस है, जिसे राजा इन्फोर्स करता है एज द प्रोटेक्टर ऑफ धर्म। लेकिन ये जस्टिस एगैलिटेरियन नहीं है, बल्कि स्क्रिप्चरल अथॉरिटी और रिचुअल स्टेटस के बेस पे डिफाइन होता है। यानी पनिशमेंट और राइट्स वर्ण के हिसाब से डिफर करते हैं और ब्राह्मण्स को खास प्रोटेक्शन और प्रिविलेज दिए गए हैं। फिर भी मनु ये जरूर कहता है कि राजा का कर्तव्य है कमजोर की रक्षा करना। अगर राजा धर्म से डेविएट करता है तो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, कॉस्मिक इम्बैलेंस तक क्रिएट हो जाता है, जो समाज को और सृष्टि को दोनों के लिए विनाशक हो सकता है। मनु के नजरिए में दंड यानी पनिशमेंट कोई सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल नहीं था, बल्कि एक सेक्रेड इंस्ट्रूमेंट था जो धर्म को एनफोर्स करता है। उसके लिए दंड एक डिवाइनली इंस्पायर्ड फोर्स था, जिसका काम था मॉरल डिसिप्लिन, सोशल ऑर्डर और कॉस्मिक बैलेंस को बनाए रखना। मनु का कहना था कि अगर राजा पापियों को दंड देने में फेल हो जाता है तो समाज मत्स्य न्याय में गिर जाता है, उसी मत्स्य न्याय की बात जो हमने स्टेट क्राफ्ट में की थी, जहां बड़ा छोटे को खा जाता है और जस्टिस का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन उनका एप्लीकेशन ऑफ दंड अनइक्वल था। ब्राह्मण्स और अपर कास्ट को या तो एग्जेम्पशंस मिलती थी या उन्हें बहुत हल्की पनिशमेंट्स मिलती थी। वहीं शूद्रास को और अवर्ण को पेनल्टीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखी गई थी। इसलिए मनु के लिए दंड न्याय का एसेंशियल पार्ट था, लेकिन उसका वर्जन ऑफ न्याय इक्वालिटी पे नहीं, बल्कि वर्ण बेस्ड हायरार्की पे टिका हुआ है। उन्होंने सोशल इनइक्वालिटी को मॉरली जस्टिफाई किया और पनिशमेंट सिस्टम को भी जाति और रिचुअल स्टेटस के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। कामंडक या कामंडक के अपने नीति सार में कौटिल्य के शार्प रियलिज्म को एक सॉफ्टवेयर मोर अडेप्टेबल मॉडल से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उनका विजन स्टेट क्राफ्ट का एक ऐसा वर्जन देता है जो सिचुएशन सेंसिटिव है, जहां रूलर को सिर्फ टफ डिसीजंस नहीं लेने, बल्कि कंटेक्चुअल और स्ट्रेटेजिक भी बनना पड़ता है। कामंडक के कहते हैं कि राजा को धर्म और वर्चू की अहमियत समझनी चाहिए, लेकिन साथ ही वो इंसिस्ट करते हैं कि हर फैसला काल, देश, परिस्थिति के हिसाब से होना चाहिए। यानी समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से होना चाहिए। उनकी नीति का मॉडल एक ब्लेंड है एथिक्स और प्रैग्मेटिज्म का। जैसे कौटिल्य ने 4 उपाय साम, दान, भेद, दंड दिए थे, वैसे ही कामंडक भी इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो बैलेंस और रेस्ट्रेंट पे ज़्यादा जोर देते हैं, कौटिल्य से ज़्यादा।
लीगल स्ट्रक्चर उनके मॉडल में कौटिल्य के कंपैरिजन में कम प्रोमिनेंट है, लेस प्रोमिनेंट है, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एम्फेसिस स्ट्रांग है। यानी कामंडक की राजनीति पार के लिए नहीं, न्याय को सैक्रिफाइस नहीं करती, बल्कि एक ऐसा राजा का विजन देती है जो समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से और न्याय के बीच एक संवेदनशील संतुलन, एक बैलेंस बना के रखता है। नीति सार एक ऐसा पॉलिटिकल टेक्स्ट है जो धर्म और रियलिज्म के बीच का बैलेंस बनाता है, जहां महाभारत और मनुस्मृति जैसा धर्म बेस्ड आइडियलिज्म है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसा पुराने ब्यूरोक्रेटिक रियलिज्म का मॉडल है। बैलेंस है। नीति सार उन दोनों के बीच एक रिफाइंड पाथ दिखाता है। कामंडकी के लिए नीति का मतलब सिर्फ पॉलिसी नहीं, बल्कि राजधर्म से गाइडेड और टाइम के अकॉर्डिंग अडेप्टिव होने चाहिए। यही बैलेंस्ड अप्रोच उस समय के राजाओं के लिए काफ़ी रेलेवेंट थी, जब उन्हें पावर के साथ लेजिटिमेसी भी चाहिए थी। इसी वजह से नीतिसार मिडिवल और अर्ली मॉडर्न हिंदू कोर्ट्स में एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बन गया। नीतिसार 20 प्रकरण और 36 प्रक्रियाज में डिवाइडेड है, जिसमें गवर्नेंस, डिप्लोमेसी, वॉर स्ट्रेटजी और किंगली बिहेवियर का डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है। इसमें कुछ की थीम्स हाईलाइट किए गए हैं, जैसे एक आइडियल रूलर कौन होता है। वो होना चाहिए इंटेलिजेंट, एथिकल, सेल्फ कंट्रोल्ड और एडवाइजर्स की बात सुनने वाला। मंत्री परिषद का कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग है। कौटिल्य की तरह कामंडक भी कहते हैं कि एक कम्पिटेंट और लॉयल काउंसिल जरूरी है टू एडवाइज द किंग। फॉरेन पॉलिसी के लिए मंडल थ्योरी का यूज होता है, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, एनिमीज एंड न्यूट्रल्स। और जो फेमस उपाय हैं, साम, दान, भेद, दंड, उनका यूज स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, इम्पल्सिव नहीं। दंड नीति में भी बैलेंस और रेस्ट्रेंट की बात की गई है। जॉन रॉल्स 20th सेंचुरी के एक लीडिंग पॉलिटिकल फिलोसोफर ने अपनी बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ 1971 के जरिए मॉडर्न जस्टिस थ्योरी में एक रेवोल्यूशन ला दिया। यही था राइज ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी भी, जो साइडलाइन हो गई थी एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी से, टेकिंग द रेफरेंस ऑफ यूपीटी। हालांकि उन्होंने कभी न्याय शब्द का यूज नहीं किया, लेकिन उनका काम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जस्टिस कंसर्न्स जैसे फेयरनेस, इक्वालिटी और मॉरल लेजिटिमेसी से काफी क्लोजली अलाइन करता है। रॉल्स का अप्रोच डियोंटोलॉजिकल और प्रोसीजरल है, यानी वो कहते हैं कि प्रिंसिपल्स और इंस्टीट्यूशंस जस्ट हैं या नहीं, उनका फोकस इस पे है, चाहे रिजल्ट क्या आए। उनकी थ्योरी है जस्टिस एज फेयरनेस, जिसे वो दो बेसिक प्रिंसिपल्स से एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इज इक्वल बेसिक लिबर्टीज फॉर ऑल, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट, कंशाइंस एक्सेट्रा। हर इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। सेकंड इज सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तभी अलाउड है अगर दो कंडीशंस मीट होती हैं। पहली कंडीशन की इनइक्वालिटी सोसाइटी के सबसे कमजोर लोगों के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए, द डिफरेंस प्रिंसिपल। और दूसरी की सभी पोजीशंस और अपॉर्चुनिटीज फेयरली ओपन हो सभी के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड। ये मॉडल नीति की तरह जस्ट आउटकम्स से ज़्यादा जस्ट स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, लेकिन फिर भी इसमें एथिकल सेंसिटिविटी और इंक्लूसिव इक्विटी के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस मिलते हैं, जो इसे इंडियन आइडियाज़ के साथ डीपली कनेक्टेड बनाते हैं। रोल्स अपने जस्टिस थ्योरी को ग्राउंड करते हैं एक ब्रिलियंट थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू। वो कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस। इस हाइपोथेटिकल सेटअप में लोग अपने कास्ट, क्लास, जेंडर या सोशल स्टेटस के बारे में कुछ नहीं जानते, यानी वो वेल ऑफ इग्नोरेंस के पर्दे के पीछे होते हैं। इसका पर्पस है बायस हटाना और इंश्योर करना कि लोग ऐसे रूल्स बनाएं जो सबके लिए फेयर हों, खासकर सबसे कमज़ोर के लिए। ये मॉडल जस्टिस को आउटकम बेस्ड नहीं, बल्कि प्रोसेस बेस्ड बनाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन और गवर्नेंस का स्ट्रक्चर फेयरली डिज़ाइन किया गया है, तो वो ही रॉल्स की नज़र में जस्ट है। तो रॉल्स का फ्रेमवर्क क्लियरली कहता है नीति के साथ अलाइनमेंट, क्योंकि जस्टिस यहाँ रूल बेस्ड और इंस्टीट्यूशनल है, लेकिन साथ ही उनका फोकस ऑन फेयरनेस और वीकेस्ट सेक्शन, इससे वो न्याय के एथिकल सोल से भी जुड़ जाते हैं, जैसे कि अमर्त्य सेन ने उनका मॉडल री इंटरप्रेट किया था। ये सिंथेसिस दिखाता है कि रॉल्स की थ्योरी चाहे वेस्टर्न हो, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स इंडियन पॉलिटिकल थॉट के कोर वैल्यूज से डीपली रेजोनेट करते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लेंस से देखें तो रॉल्स की थ्योरी एक मॉडर्न लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन देती है न्याय की, जो ना तो डिवाइन लॉ यानी धर्म पे बेस्ड है, ना ही स्क्रिप्चरल अथॉरिटी पे, बल्कि ये मॉडल रैशनल कंसेंसस
और पब्लिक रीजन पे टिका है, जहां जस्टिस इमर्ज करता है थ्रू फेयर एग्रीमेंट अमॉन्ग इक्वल्स। रॉल्स आइडियल इंस्टीट्यूशंस पे काफ़ी जोर देते हैं, लेकिन अमर्त्य सेन जैसे क्रिटिक्स कहते हैं कि ये आइडियलिज्म रियल वर्ल्ड के मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की एक्चुअल सफरिंग और इनजस्टिस को इग्नोर करता है। उनके हिसाब से थ्योरी को ग्राउंड रियलिटी से लिंक करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। फिर भी रॉल्स के टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, स्पेशली द डिफरेंस प्रिंसिपल और इक्वल लिबर्टीज, आज भी ग्लोबली रिलेवेंट हैं। जस्टिस का नाम आते ही रॉल्स का नाम आता है। इंडिया के कंटेक्स्ट में भी ये थियरी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वेलफेयर स्टेट पॉलिसीज और लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस के बैलेंस के डिबेट्स का सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है। ये बताता है कि रॉल्स, डिस्पाइट बीइंग वेस्टर्न, इंडियन न्याय की डेमोक्रेटिक री इमेजिनेशन में एक मेजर इंटेलेक्चुअल फोर्स बन जाते हैं। अमर्त्य सेन अपनी पाथ ब्रेकिंग बुक द आइडिया ऑफ जस्टिस में एक कंपैरेटिव और रियलाइजेशन बेस्ड मॉडल ऑफ न्याय प्रपोज करते हैं, जो डायरेक्टली जॉन रॉल्स की इंस्टीट्यूशन जस्टिस थ्योरी का क्रिटिक है, अल्टरनेटिव है। जब रॉल्स जस्टिस को हाइपोथेटिकल्स जैसे ओरिजिनल पोजीशन में डिज़ाइन करते हैं, सेन पूछते हैं कि ग्राउंड पे लोगों की सफरिंग क्या है। उनका फोकस है रियल वर्ल्ड इनइक्वालिटीज और इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स, जहां पब्लिक रीजनिंग से हम मैनिफेस्ट इनजस्टिस को कैसे कम कर सकते हैं, ये कोर कंसर्न बन जाता है। सेन क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट जैसे महाभारत और अर्थशास्त्र से एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन निकालते हैं ऑफ नीति एंड न्याय। नीति एज जस्ट प्रोसीजर्स, सही रूल्स एंड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। न्याय एज जस्टिस एक्सपीरियंस्ड, यानी ग्राउंड पे एक्चुअल फेयरनेस है या नहीं। सेन कहते हैं कि रॉल्स का मॉडल टू फोकस्ड ऑन नीति है, आइडियल स्ट्रक्चर बनाने में इतना बिजी है कि वो रियल टाइम इनजस्टिस से डिसएंगेज्ड हो जाता है। सेन के लिए न्याय का मतलब है इमीडिएट इनजस्टिस को एड्रेस करना, परफेक्ट सिस्टम के आने का इंतजार नहीं, बल्कि जो बेइंसाफी सामने है उससे अभी टैकल करना। इस तरह सेन का मॉडल इंडियन पॉलिटिकल थॉट को एक प्रैक्टिकल, कंपैशनेट और डायनेमिक डायमेंशन देता है, जिसमें जस्टिस थ्योरी लोगों की जिंदगी से जुड़ी होती है, सिर्फ टेक्स्ट्स और थ्योरीज तक सीमित नहीं रहती। अमर्त्य सेन ने रॉल्स के ट्रांसेंडेंटल इंस्टीट्यूशनलिज्म का शार्प क्रिटिक किया है, जो कहता है कि हमें पहले एक परफेक्टली जस्ट सोसाइटी का फुल मॉडल बनाना होगा, तभी हम जस्टिस को समझ और एसेस कर सकते हैं। सेन ये अप्रोच रिजेक्ट करते हैं। उनका कहना है हमें एक पूरी यूटोपियन ब्लूप्रिंट की ज़रूरत नहीं है। रैदर उनका सवाल होता है इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा इनजस्टिस दूर करता है। वो इनजस्टिस को दूर करना चाहते हैं। ये थॉट प्रोसेस कंपैरेटिव है, डायनेमिक है और ओपन एंडेड है। जस्टिस यहाँ एक ऑनगोइंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस बन जाती है, ना कि एक फिनिश्ड आइडियल। सेन का मॉडल पब्लिक रीजनिंग पर डीपली बेस्ड है। ये कहता है कि जस्टिस ना तो किसी डिवाइन या एक्सपर्ट सोर्स से डिसेंड होता है, ना ही सिर्फ रैशनलिस्ट कॉन्ट्रैक्ट से निकलता है जैसे रॉल्स की थियरी में। इंस्टेड जस्टिस इवॉल्व होता है थ्रू डिबेट, डिसएग्रीमेंट और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स से, स्पेशली दोज फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस। ये मॉडल न्याय को ग्राउंडेड बनाता है, नॉट इन एब्स्ट्रैक्ट परफेक्शन बट इन लिव्ड एक्सपीरियंसेस एंड कलेक्टिव डेलिबरेशन। इस सेंस में सेन का न्याय एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन से डीपली कनेक्टेड है, जैसे सभा समिति या बुद्धिस्ट काउंसिल्स, जहां मॉरल कंसेंसस डिबेट और डायलॉग से ही आता था, न कि यूनिलैटरल अथॉरिटी से। तो ओवरऑल सेन का विजन एक एथिकली रिस्पॉन्सिव, प्लूरलिस्टिक और ग्रास रूट्स सेंटर्ड थियरी ऑफ जस्टिस बन जाती है, जिसमें न्याय सच में लोगों की जिंदगी में फील होने वाला इंसाफ बन जाता है। एक एग्जाम्पल से, एक एनालॉजी से, एक थॉट एक्सपेरिमेंट से हम शायद इस नीति एंड न्याय के कंसेप्ट को बेटर समझ सकते हैं। इंडिया की राशन पॉलिसी अगर देखें, तो नीति का मॉडल सजेस्ट करेगा कि ऑल द प्रोसीजर्स इन्वॉल्व्ड फ्रॉम प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम अभी के लिए 3 स्टेप्स माने, तो इन सब का एक सिस्टमेटाइज्ड, रूल बेस्ड, लॉज पे बेस्ड एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनलिज्म दिखना चाहिए, प्रोसीजर्स फेयर होने चाहिए, ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कुछ भी अनफेयर ना हो। ये होगा प्रोसीजरल जस्टिस, विच इज मेंटेन्ड बाय नीति एंड सपोर्टेड बाय रॉल्स एज अमर्त्य सेन सेज। बट अमर्त्य सेन का मॉडल, जो न्याय का मॉडल, प्रोक्योरमेंट ऑफ राशन से लेके स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक, इन सब में लिव्ड एक्सपीरियंसेस को देखेगा। जैसे अगर किसी फार्मर के यहाँ एक्सेसिव फ्लड है या फिर फसल नहीं हो पाई,
तो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ का मॉडल आना चाहिए जो उन फार्मर्स को हेल्प कर सके टू एंश्योर दैट देयर लिव्ड एक्सपीरियंस इज़ जस्ट। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे अमर्त्य सेन का मॉडल या न्याय ये फोकस करेगा कि जो डिसएडवांटेज्ड हैं, जो पुअर हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके इस स्कीम का। तो यही है डिफरेंस नीति एंड न्याय का, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का एंड रियलाइज्ड जस्टिस का। अमर्त्य सेन ये स्ट्रांगली आर्ग्यू करते हैं कि एक सिंगल प्रिंसिपल जैसे रॉल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल कभी भी जस्टिस के पूरे स्पेक्ट्रम को कैप्चर नहीं कर सकता। इंडिया जैसे कम्प्लेक्स और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में हर ग्रुप का फेयरनेस का अपना अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, इसलिए पब्लिक रीजन का काम है इन डिवर्स व्यूज के बीच मीडिएशन करना। सेन का मॉडल मोनिस्टिक नहीं बल्कि कंटेक्चुअल है, एथिकली प्लूरल है। उनके लिए भूख मिटाना, शिक्षा बढ़ाना या भेदभाव खत्म करना, ये सब एक्ट्स ऑफ न्याय है, चाहे परफेक्ट इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करें या ना करें। वो अपने कैपेबिलिटी अप्रोच को भी न्याय से लिंक करते हैं। यहाँ जस्टिस सिर्फ रिसोर्सेज या राइट्स से नहीं नापते, बल्कि इस बात से कि लोग क्या कर पा रहे होंगे, क्या बन पा रहे हैं। अगर एक सोसाइटी फॉर्मल इक्वालिटी तो देती है लेकिन क्रोड्स को गरीबी में और बेइज्जती में जीने पे मजबूर करती है, तो वो सोसाइटी जस्ट नहीं हो सकती। कैपेबिलिटी डेवलप करना ही जस्टिस का एग्जाम्पल हो सकता है, तभी सोसाइटी को जस्ट कहा जा सकता है। तो एंड में सेन का न्याय मॉडल एक डीपली मॉरल और प्रैग्मेटिक विजन ऑफ जस्टिस है। वो जस्टिस को परफेक्ट सिस्टम्स डिजाइन करने की जगह एक्चुअल इनजस्टिसेस दूर करने की रियल टाइम कोशिश बना देते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे नॉन स्टेट और स्टेट का डिफरेंस। नॉन स्टेट हटता है तो स्टेट आ जाता है, वैसे ही इनजस्टिसेस को अगर आप दूर करते हैं तो वही जस्टिस का मॉडल बनता है। एक पार्टिसिपेटरी, इवॉल्विंग और एथिकली ग्राउंडेड प्रोसेस। ये अप्रोच इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ लिव्ड जस्टिस, प्रैक्टिकल एथिक्स और इंक्लूसिव डायलॉग से डीपली रूटेड है, जहां न्याय कोई एब्स्ट्रैक्ट थियरी नहीं है बल्कि लोगों की लाइफ में फील होने वाला पब्लिक और डेमोक्रेटिक कमिटमेंट बन जाता है। तो ये था एक ग्लिम्स इनटू योर ट्रिपल आईबीटी थर्ड यूनिट न्याय एंड नीति। वी हैव कवर्ड ऑल दैट यू वुड नीड फॉर दिस यूनिट, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द कोर concepts, Kautilya's न्याय एंड नीति, his judge selection, Manu's justice, Kamandakya's justice, then the most crucial distinction between John Rawls and Amartya Sen's theory. अब कुछ PYQs देखें तो based on our slides content and the video, you could deal with all the questions around न्याय and नीति. काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा इफ बट्स है नहीं। इनफैक्ट ऑलरेडी आप क्वेश्चंस को रीड करते हुए ही अपने माइंड में काफ़ी क्लियरली पॉइंट्स जनरेट कर पा रहे होंगे, और एल्स यू कुड रीवॉच द वीडियो। सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, रोल्स, ये सारे एस्पेक्ट्स डुएबल हैं। एक बेसिक प्रोटिप कॉलेज एग्जाम्स के लिए एंड स्पेशली फॉर दिस यूनिट, कि इवन इफ कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए, लेट्स से ओनली ऑन नीति, फिर भी आप न्याय के रिलेटेड कंसेप्ट्स लिख सकते हैं। जैसे हमने स्पेसिफिकली रॉल्स की नीति के क्रिटिसिज्म की अमर्त्य सेन के न्याय में बात की थी। ऑलमोस्ट पूरी यूनिट से हेल्प ले सकते हैं इन योर आंसर, इंटरलिंकिंग एवरीथिंग सेंट्रली टू नीति। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। इतना ही था इस वीडियो में। वी होप दैट यू विल प्रोसीड टू लर्न मोर ऑन द डिस्कस्ड टॉपिक्स फ्रॉम academic and non-academic sources. In the I button above and the description box, there are some easily navigable links which may aid your curiosity and understanding. Thank you so much for tuning in till the very end. The PDF of the slides could be downloaded from the WhatsApp and Telegram channels of The Political. Please press the like button, subscribe to The Political, and most importantly, share the video with your peers and classmates only if you find it helpful. जल्द ही मिलते हैं with the next unit.